हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की एसएसटी बुक से चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसके मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने औरंगजेब तक का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दिल्ली सल्तनत कर चुके हैं हम और मुगल एम्पायर कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं आपका औरंगजेब से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें हम द अहोम्स पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। Aurangzeb. We mentioned earlier the frequent violent successions during the Sultanate period. तो हमने जो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, मतलब इसी के चैप्टर में शुरुआत में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंट वॉयलेंट सक्सेशन होने लगे। मतलब कि राजगद्दी किसको मिलेगी, और वॉयलेंट क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था ना, ऐसा नहीं था कि जो आपका सबसे बड़ा बच्चा है उसी को राजगद्दी मिलेगी फादर के मरने के बाद। ऐसा नहीं था, जो भी ज़्यादा पावरफुल है वो गद्दी ले लेता था। तो इसकी वजह से आपस में ही भाइयों में और सब में लड़ाई हो जाती थी। तो सल्तनत पीरियड में ये सब होता था। दिस वॉज रिपीटेड ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहां हु फेल इल इन 1657। तो यही सेम चीज़ रिपीट हुई कब? जब शाहजहां बीमार पड़ गए और अब उनको लगा कि उनकी गद्दी कहाँ जानी चाहिए। तो जब शाहजहां बीमार पड़ गए तो उनको लगा कि उनकी गद्दी जो है, उनका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है दारा शिको, उसको जानी चाहिए। लेकिन अब औरंगजेब जो था उसको ये चीज़ मंजूर नहीं थी। उसने कहा नहीं, गद्दी तो मैं ही लूँगा। तो औरंगजेब ने अपने भाई के साथ, दारा शिको के साथ खूब सारी बैटल्स लड़ी और जिसके अंदर दारा शिको हार गया। उसके बाद उसने उनका सर काटा दारा शिको का और अपने पापा के सामने लेकर आ गया। तो उसके पापा तो वैसे भी बीमार पड़े थे। अब औरंगजेब ने और क्या किया, बाकी जो 2 भाई थे, दूसरे भाई को भी उसने मरवा दिया और तीसरा जो भाई था उसको तो एग्जाइल दे दिया, मतलब उसको देश से ही बाहर निकलवा दिया। अब उसके आगे एक ही चैलेंज बचा था, उसकी गद्दी और उसके बीच में सिर्फ उसके पापा थे। अब उसने क्या किया, जो शाहजहां थे उनको प्रिजन में डाल दिया। ठीक, अब वो प्रिजन में उनको डाल दिया ताकि अब कोई भी रुकावट उसके उसमें नहीं आनी चाहिए राजा बनने में। और उसके बाद उसने खुद को अपना राजा एम्परर बन गया, राजा बनकर वहाँ पर बैठ गया और खुद को आलमगीर उसने बोल दिया। तो ये थी उसकी कहानी। तो जब शाहजहां जो है ही फेल इल इन 1657, ही विश द थ्रोन टू गो टू दारा शिको हिज एल्डेस्ट सन। वो चाहते थे कि उनका जो ये राजगद्दी है वो दारा शिको को जाए। बट दाराज यंगर ब्रदर Aurangzeb defeated him in series of battles and eventually executed him, presenting his severed head to their father. तो उसने उनको हराया फाइनली, औरंगजेब ने अपने भाई को, और उसका जो कटा हुआ सर था अपने पापा को दे दिया। औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 अदर ब्रदर्स। औरंगजेब ने उसके बाकी 2 भाइयों को भी हटा दिया था वहाँ से। ही हैड वन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। एक को उसने अरेस्ट करवाया और फिर मरवा दिया। एंड ड्रोव द सेकेंड इनटू एक्साइल। और दूसरे वाले को उसने देश से ही बाहर निकलवा दिया। To prevent further challenge to his rule, Aurangzeb imprisoned his father Shah Jahan in the Agra fort, where he remained until his death. तो अभी और कोई चैलेंज ना आए, उसके पापा उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, उसने शाहजहां को भी आपका प्रिजन में डाल दिया। आगरा फोर्ट में शाहजहां तब तक रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर इन 1658। तो 1658 में औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया एंड नेम्ड हिमसेल्फ आलमगीर और कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर्स। तो औरंगजेब ने कितने साल तक राज किया? 49, क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, है ना। जब हमने दिल्ली सल्तनत का पढ़ा था तो वहाँ पे तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लड़ाइयाँ होती थी उन सब के बीच में, जिसकी वजह से वो 9 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते थे। बट औरंगजेब जो था वो बहुत पावरफुल था, उसने 49 ईयर्स तक राज किया था। अब आगे चलते हैं। थिंक अबाउट इट। वी सॉ अबव दैट दिल्ली सुल्तान्स एवरेज रेन लास्टेड अबाउट 9 ईयर्स। तो दिल्ली सुल्तान जो थे उनका जो भी गद्दी पे बैठने का समय था वो सिर्फ 9 साल से ज़्यादा नहीं होता था, उससे ज़्यादा उनका राज्य नहीं चलता था। दिस फिगर बिकम 27 ईयर इन केस ऑफ मुगल एम्परर अप टू औरंगजेब एंड 16 ईयर्स इफ वी कंसिडर ऑल द मुगल रूलर्स अप टू द एंड ऑफ द एम्पायर इन द 19th century. What do you think make of these numbers years for reign? तो वो बोल रहे हैं जो राज करने का समय था वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाता था। दिल्ली सुल्तान के टाइम पे वो 9 साल था, उसके बाद 27 ईयर्स हो गया जब मुगल एम्परर्स आए, उन्होंने एक एवरेज निकाला इसका, और 16 ईयर्स हो गया अगर हम सारे मुगल रूलर्स को वो देखें उनका एवरेज अप टू द एंड ऑफ द एम्पायर इन 19th century. तो ये क्वेश्चन का हम आंसर भी कब करेंगे? लास्ट में। अब औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स कंडक्टेड मेनी कैंपेन्स कॉन्करिंग पार्ट्स ऑफ द साउथ इन पर्टिकुलर। तो औरंगजेब जो था वो उसकी मिलिट्री जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसको मिलिट्री की समझ थी बहुत ज़्यादा, और वो उसने बहुत सारे कैंपेन्स कंडक्ट किए थे। मिलिट्री कैंपेन्स मतलब अलग अलग पे जाके इन्वेजन करता था, वहाँ पे जाके कॉन्कर करता था अलग अलग पार्ट्स को। तो वो साउथ में भी गया, ठीक है, डेक्कन के एरिया में वो चला गया
अंडर हिज रेन द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन। तो वो कह रहे हैं कि जब उसका राज चल रहा था औरंगजेब का, तो उसने बहुत सारी जगहों को कॉन्कर किया था और उसकी वजह से उसका जो राज था वो बहुत एक्सपैंड हो गया था। उसी के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था मुगल्स का। दो कॉन्स्टेंटली फेस विद सिग्निफिकेंट रिबेलियंस सम ऑफ विच वी विल टर्न इन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो वो कह रहे हैं ठीक है, उसने कॉन्कर किए थे जगह, उसने हर जगह को इन्वेड किया था, वहाँ पे अपना राज्य फैला लिया था, लेकिन उसके रिबेलियंस भी बहुत ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि उसका जो राज करने का तरीका था वो शायद उतना अच्छा नहीं था, बहुत टॉर्चर करता था लोगों को, जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी जो है ज़्यादातर रिबेलियस होती थी, तो लोग उसके अगेंस्ट खड़े ज़्यादा हो जाते थे। औरंगजेब हैज़ टू स्पेंड द लास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन द डेक्कन। तो जो उसके लास्ट 25 साल थे ना, जब उसने राज किया, 49 years टोटल किया, लेकिन उसमें से जो लास्ट 25 साल थे वो उसमें लड़ाइयाँ ही लड़ता रह गया, एक के बाद एक लड़ाई, एक के बाद एक, डेक्कन में। मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज फॉर दोज कैंपियंस डिप्लीटेड द एम्पायर ट्रेजरी एंड पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको पता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो होता नहीं है, उसकी वजह से सारा धनकोष जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। वेपन्स चाहिए आपको, आर्मी के लिए फूड चाहिए, हर चीज़ चाहिए, उसके में पैसा खर्च होता है। तो जितनी ज़्यादा वॉर्स होंगी उतनी ज़्यादा आपके ट्रेजर्स, पैसे भी ख़त्म होंगे और वहाँ की लाइफ भी ख़त्म होगी और सिर्फ नुकसान ही होगा। तो इन चीज़ों की वजह से जो मुगल एम्परर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ आने लग गया। Indeed, this is often considered one of the key factors in the rapid decline of the Mughal power after Aurangzeb's death in 1707. तो जब औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में हो गई, और वो मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करने लग गया। ये मेन रीज़न था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वॉर्स होने लग गई थी, एक के बाद एक वॉर। इतनी वॉर्स जो है, अगर कोई भी राज्य लड़ेगा तो क्या होगा आपको पता है, सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और पैसे ही सब चीज़ें चलाते हैं। अब वहाँ पे लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, रिबेलियंस आ जाएंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। औरंगजेब हु बिलोंग टू इस्लाम सुन्नी सेक्शन वॉज डीपली रिलीजियस। तो औरंगजेब जो थे वो सुन्नी थे। दो होते हैं इस्लाम में आपके, एक शिया मुस्लिम होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। तो औरंगजेब जो थे वो सुन्नी मुस्लिम थे एंड ही वॉज वेरी डीपली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक बंदे थे वो। ही लेड अ ऑस्टर्स लाइफ एंड अनलाइक अकबर ऑब्जर्व ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड ओकेजन्स। औरंगजेब जो थे वो ऑस्टर लाइफ जीते थे, मतलब एक सिंपल लाइफ जीते थे, लग्जूरियस लाइफ नहीं जीते थे, अनलाइक अकबर। अकबर तो थे वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, उनके दरबार में 9 रत्न भी थे और उनको सभी शौक थे। नाउ ही ऑब्जर्व ऑल द रिलीजियस रिचुअल्स एंड ओकेजन, जितने भी उनके इस्लाम में रिचुअल्स होते थे वो सारे वो करते थे। ही ग्रेजुअली बैंड प्रैक्टिसेस ही रिगार्डेड एज अन इस्लामिक। तो जो भी प्रैक्टिसेस उनको लगती थी कि इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं वो सारी उनको बंद कर देते थे, जैसे म्यूजिक एंड डांस। तो म्यूजिक एंड डांस इस्लाम में सही नहीं समझा जाता, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। एंड reimposed the jizya tax on non-Muslim as well as pilgrimage tax on the Hindus traveling to their sacred places. तो अकबर के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों, उन्होंने जिजिया टैक्स जो था उसको ख़त्म कर दिया था कि ये ज़रूरत नहीं है इसकी। जिजिया टैक्स क्या होता था, जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनको वो टैक्स देना पड़ता था। इन टर्न वो कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपको मिलिट्री सर्विस से एग्जामिशन देंगे, उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है मिलिट्री सर्विस, तो इसलिए उनको जिजिया टैक्स देना पड़ता था। बट अकबर ने वो टैक्स हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे ये वाला टैक्स दोबारा से आ गया था। दूसरी चीज़ औरंगजेब ने क्या की थी, उसने पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया था, मतलब जो भी हिंदू अपने धार्मिक जगहों पे जाएंगे दर्शन करने के लिए उनको वहाँ पे एक टैक्स देना पड़ेगा। बोथ ऑफ विच हैड बीन एबॉलिश बाय द अकबर। तो अकबर ने इन दोनों टैक्सेस को पिछली बार हटा दिया था। चलो अब ये पिक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या, औरंगजेब इन द कोर्ट होल्डिंग अ हॉक। औरंगजेब बैठे हैं कोर्ट में और उनके हाथ में एक हॉक है और उनके सामने उनका एक बेटा भी खड़ा हुआ है। तो ये आपकी 17th सेंचुरी की पेंटिंग है। आगे चलते हैं। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट औरंगजेब मोटिव्स वर प्राइमरली पॉलिटिकल, दैट इज टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर डोमिनेंस। तो जो औरंगजेब थे, कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि औरंगजेब सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे, पॉलिटिकली बहुत इंक्लाइन थे वो, और उनको सिर्फ अपनी पावर बढ़ानी थी और अपने एरिया को एक्सपैंड करना था। They also give examples of grant and assurances of protection he gave to some temples. तो कुछ temples में उन्होंने grants भी दिए हैं और assurances भी दिए कि हम इनको protect करेंगे। While politics did play a part in his decision, Aurangzeb own फरमान्स make his personal religious motive clear too. तो लेकिन यहाँ पर भी वो खेल खेलता था औरंगजेब। वो क्या करते थे कि उनके अपने फरमान होते थे। फरमान का मतलब क्या होता है ना, वहाँ के लोग बोल देते थे कि जैसा मैंने बोला है वैसा ही होगा, मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हो गई वो एक तरीके की।
तो फरमान या फिर इनको एडिक्ट्स भी कहा जाता था। तो वो अपने फरमान बनाता था जिसमें वो अपने पर्सनल मतलब किस तरीके से उसने अपने रिलीजन को फॉलो करना है, किस तरीके उससे रिलीजियस मोटिव भी उसका क्लियर होता है। In 1669, for instance, he ordered governors of all the provinces to demolish school and temples of the infidels and put down their teaching and religious practices. अब infidels क्या होते हैं? जो लोग आपके रिलीजन को नहीं मानते हैं, वो दूसरे रिलीजन को मानते, तो उनको वो infidel कहता था। आजकल ये infidel टर्म यूज भी नहीं की जाती है बिकॉज इट इज़ नॉट द करेक्ट वे, नॉट द गुड टर्म। ठीक, तो वो क्या बोलते थे कि जो भी सुन, और वो कौन से मुस्लिम थे आपके? सुन्नी। तो वो कहते थे सिर्फ सुन्नी मुस्लिम जो है वही सही है, बाकी सब जो है वो सब इनफिडल्स हैं। तो जितने भी इनफिडल्स के टेम्पल्स हैं आपके, या जो भी उनके टीचर्स हैं, उन सबको वो टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, सबको उसने उनकी टीचिंग्स वगैरह को डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश मतलब उनको वहाँ से हटा दिया। तो टेम्पल्स वो थे बनारस में, जो आज की डेट में वाराणसी कहते हैं, मथुरा, सोमनाथ, अमंग मैनी अदर्स वर डिस्ट्रॉय। तो जहाँ जहाँ पे टेम्पल्स थे इन जगहों पे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। जैन टेम्पल, सिख गुरुद्वारा, ये सब उसने डिमोलिश करा दिए। दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वॉज ऑल्सो विजिबल इन हिज परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम ऑफ अदर सेक्शन। तो मतलब यही उसने जो मुस्लिम थे, सुन्नी जो नहीं थे, जो शिया थे या और कोई भी सेक्शन के मुस्लिम थे, उनको वो कहता था कि ये सब भी इनफिडल है, including Sufis and Zoroastrians, the religion of the Parsis in India, originally from Persia. ज़ोरोएस्ट्रिशियंस क्या होते हैं? जो लोग ज़ोरोएस्ट्रिशियन रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको हम ये बोलते हैं, और ये बेसिकली लोग कहाँ के होते हैं? पर्शिया के होते हैं। आज की डेट में पर्शिया को हम क्या बोलते हैं? ईरान। तो वहाँ पे से जो पारसीज हैं बेसिकली वो लोग ये होते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ फाइट बिटवीन गुड एंड इविल, और हम सबको क्या है? गुड का साथ देना चाहिए। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर। इन हिज लास्ट लेटर टू द टू ऑफ हिज सन औरंगजेब रोड। तो अपने आखिरी टाइम पे औरंगजेब ने एक लेटर लिखा अपने दोनों बच्चों के लिए। उसमें क्या लिखा? आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अवे अलोन, कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। आई नो नॉट हु एम आई एंड वॉट आई हैव बीन डूइंग। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, लेकिन मैंने अपनी दुनिया, अपने जो देशवासी थे उनके लिए अच्छा नहीं किया। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री एंड द पीपल एंड द फ्यूचर देयर इज़ नो होप, और फ्यूचर में भी इसका कोई होप नहीं है। आई वॉज हेल्पलेस इन लाइफ एंड आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस। वो कहता है कि मैं बिल्कुल एकदम हेल्पलेस सिचुएशन में था पहले भी, और आज भी मैं जो जा रहा हूँ इस दुनिया से तो मैं हेल्पलेस ही हूँ। वॉट डू यू थिंक दैट वॉट डू दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट औरंगजेब? हाउ डू यू फील अबाउट दैम? तो ये सुनकर तो काफ़ी सैड लग रहा है, और इससे यही लग रहा है कि हाँ, दुनिया में अगर आए हो तो बच्चों अच्छे काम कर लो, बिकॉज एवरीबडी इज अलोन, और अकेले आना और अकेले ही जाना है। Now think about it. Some of the invader and the ruler mentioned above committed terrible deeds and atrocities. तो वो कुछ इन्वेडर जो आए थे और रूलर आए थे उन्होंने भी मेंशन किया है जो कितना गलत किया है उसने। Many more could have been mentioned. As a note on the history, darker chapters on page 20 makes clear we must keep in mind that this is about the people in the past, not people of today. तो वो बस यही कहना है कि ये जो हिस्ट्री थी हमारी पास्ट हो चुका है, और ये पीपल पहले था ये सब कुछ, आज की डेट की ये हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, आज की डेट में आप इस सब को अपने दिमाग में मत रखना। We need to know the facts of the past and the victim of these atrocities deserve our respect and remembrance. तो वो कह रहे हैं सिर्फ चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उनकी पास्ट में जो उन्होंने लाइफ्स गंवाई हैं उनको रिस्पेक्ट दे सको, उनसे आपको अपने मन में कोई भी गलत भावना नहीं लेकर आनी है। But it is important to keep in mind that we today bear no responsibility for action of the individual 100 of years ago. तो आज की डेट में जो पहले हुआ था उसके एक्शंस का हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, हम उसकी हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू द मुगल्स। रेजिस्टेंस मतलब मुगल्स को कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उनको कहाँ कहाँ पे लोगों ने उनको रिबेल किया, उनसे लड़ाई करी। लेट अस सर्वे सम ऑफ द मेजर रेबिलियंस दैट एंडेड अप इरोडिंग द मुगल पावर, कीपिंग द स्पेशल केस ऑफ द मराठास फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो वो कह रहे हैं अभी हम पढ़ते हैं कि किस किस चीज़ों की वजह से जो मुगल पावर थी वो डिक्लाइन हो गई, मुगल पावर जड़ से उखाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे रिबेलियंस मिल गए, उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल गई, उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए थे। ओवर द सेंचुरी मैनी पीजेंट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। तो पीजेंट कम्युनिटी क्या होती है बच्चों? जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पीजेंट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पीजेंट कम्युनिटी थे, बहुत सारे फार्मर्स वगैरह जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने
जो है मुगल एम्परर जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनका, उनसे फालतू के टैक्सेस देना या जो भी करते थे, तो उन लोगों ने उसके अगेंस्ट खड़े हो गए सबके सब। वन सच केस इन द 17th सेंचुरी इन्वॉल्व द जाट पीजेंट्री इन प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड ईस्ट राजस्थान। तो वो कह रहे हैं एक इनमें से ही ऐसी बहुत सारी पीजेंट कम्युनिटीज थी, उसमें से एक पीजेंट कम्युनिटी जो कि जाट, जिसको जाट पीजेंट्री कहते थे, जाट जिसमें इन्वॉल्व थे 17th सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया था, दे मैनेज टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा ऑफिसर था जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहा था, उसको उन्होंने मार दिया था। जो जाट पीजेंट्री थी वो एकदम इसके अगेंस्ट खड़े हो गए मुगल एम्परर्स के, तो उन्हीं का एक ऑफिसर भी इन्होंने मार दिया था। In the subsequent battle, 2,000 men confronted the Mughal army and fought valiantly, but their leader was killed and the rebellion suppressed. अब हुआ क्या है, जाट पेजेंट्री ने बहुत अच्छे से बहुत अगेंस्ट उनके लड़ाई करी। उनके 20,000 मैन वहाँ पे लड़ने के लिए गए, जो मुगल के वो थे आपके सैनिक, उनके साथ खूब लड़ाई हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो जाट पेजेंट्री का जो लीडर था वही मर गया। तो जब राजा ही नहीं रहा या फिर लीडर ही नहीं रहा, तो सप्रेशन हो गया उसका, मतलब जो रिबेलियंस थे वो उनका खत्म हो गया। Many tribal groups, the Bhils, the Gonds, the Santals, the Kots, for instance, also fought back against the attempt to annex their territory or impose taxes on them. While some of these groups were subdued or gradually integrated, तो हुआ क्या, जो Bhils, Gonds, Santal, ये सब Kots, ये सारे ग्रुप्स थे, इन्होंने भी अगेंस्ट लड़ाई करने की कोशिश करी, उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर बिना बात के टैक्सेस लगाए जा रहे थे, तो उन लोगों ने भी अपना हक के लिए लड़ाई लगी। लेकिन क्या हुआ लेटर ऑन कि इन ग्रुप्स को भी मुगल एम्परर या दिल्ली सल्तनत ने अपने अंडर कर लिया था। These groups were gradually integrated into Delhi Sultanate or Mughal Empire. Others, especially those inhabiting forest, hilly or remote region, managed to maintain some degree of independence. तो कुछ ग्रुप्स जो थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे या रिमोट एरिया में रहते थे, जहाँ तक मुगल एम्परर और आपके दिल्ली वाले सल्तनत नहीं पहुँच पाए थे, वो वाले लोगों को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस मिल गई थी। लेकिन बाकी सबको इन लोगों ने, मुगल एम्परर्स ने और आपके दिल्ली सुल्तान्स ने अपने अंडर में कर लिया था। अब देखो, अब यहाँ पे हमें पिक्चर दिखा दी है इन्होंने रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती इज रिमेंबर्ड एज अ वेलियंट क्वीन ऑफ द गढ़ा किंगडम, वन ऑफ द गोंद किंगडम इन द सेंट्रल इंडिया। तो रानी दुर्गावती जो थी वो बहुत ही ब्रेव रानी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी एकदम ब्रेवरी के साथ। तो ये कहाँ की रानी थी आपकी, शी वॉज क्वीन ऑफ द गढ़ा किंगडम, वन ऑफ द गोंद किंगडम इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब आपका जो मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, वहाँ पे गोंद रीजन की ये महारानी थी। फ्रॉम ऑल द अकाउंट शी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरस। तो ये बहुत वाइज वुमेन थी और इसने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था और बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, वहाँ पैसा अनाज सब कुछ था। शी केप्ट एन आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर्स एंड 1,000 एलिफेंट। तो उसकी जो आर्मी थी उसके अंदर 20,000 सोल्जर्स थे और 1,000 एलिफेंट्स थे। विद विच शी रिपेल्ड सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेजन्स। तो उसके यहाँ पे जितने लोगों ने इन्वेड किया, जितने लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने इसी 20,000 सोल्जर और 1,000 एलिफेंट्स के साथ उनका सामना किया। When a general sent by Akbar attacked her kingdom in 1564, despite being outnumbered and outmatched in weaponry, she led her troops and fought bravely. तो एक बार अकबर ने क्या किया, अपना एक जनरल भेजा उसके किंगडम को अटैक करने के लिए 1564 में। तो जो अकबर की जो आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी थी, जो आपकी रानी जो थी, हमारी रानी दुर्गावती, इनकी आर्मी छोटी थी, इनके पास वेपन्स भी उतने नहीं थे, फिर भी इसने अपने जितनी भी आर्मी थी उसके साथ बहुत ब्रेवली लड़ाई करी और उनके ट्रूप के साथ एकदम डटकर खड़ी रही। Wounded, she took her own life on the battlefield to avoid capture. तो वो एकदम जख्मी हालत में हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही दे दी। क्यों? कि वो उसने अपने आप को खुद को मार लिया रानी दुर्गावती ने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इनके हाथ में आए, वो बंदी बनना नहीं चाहती थी, इसलिए शी जस्ट सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। शी वॉज ओनली 40, उस टाइम पे वो केवल 40 ईयर्स की थी। Her sacrifice became a symbol of regional pride and resistance, and she is still revered as a heroic figure in the Indian history. तो आज भी इंडियन हिस्ट्री में इनको एक हीरो की तरह देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैटलफील्ड पे अपनी जान खुद ही दे दी ताकि ये कैप्चर ना हो पाए और बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने लड़ाई करी। तो ये आर्टिस्ट इंप्रेशन है आपकी रानी दुर्गावती का। आप अपनी बुक भी साथ में खोलेंगे तो आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी। हमारी आधी पिक्चर जरा कट गई है बच्चों, ठीक है। सर्ज ऑफ राजपूत। अब सर्ज ऑफ राजपूत का मतलब क्या होता है बेटा, जब राजपूत अचानक से एकदम से पावरफुल हो गए, वो पावर में आ गए, ठीक है। इट डिस्क्राइब, सर्ज ऑफ राजपूत जो है, इट डिस्क्राइब दैट पीरियड व्हेन राजपूत केम इनटू द पावर, दे रोज इनटू द पावर एंड उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए। तो सर्ज का मतलब होता है एकदम से पावरफुल हो जाना, एकदम से पावर में आ जाना, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द प्राउड ट्रेडिशन दे इनहेरिटेड फ्रॉम अर्लियर डायनेस्टीज, वो कह रहे हैं क्योंकि एक तो उनकी लोकेशन कहाँ पे थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनकी लोकेशन थी, समझ रहे ना, ऊपर और वेस्ट की तरफ, एंड द प्राउड ट्रेडिशन, उनके एकदम ट्रेडिशन जो आपको पता ही है, राजपूत घराने की औरतों के काफ़ी हाई ट्रेडिशन रहते थे, काफ़ी अच्छी कल्चरल वैल्यूज़ रहती थी। उन्होंने क्या किया था बेटा, जौहर भी किया था, वो किसी के हाथ नहीं आ सकती, वो जान देने को रेडी हैं, ठीक है। तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और प्राउड ट्रेडिशंस थे विच दे इनहेरिटेड फ्रॉम द अर्लियर डायनेस्टीज, तो उनके पूर्वज थे, उनसे उन्हें वो सब उसमें मिला था विरासत में। सच एज द प्रतिहारास हु हैड रजिस्टर्ड द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध अ फ्यू सेंचुरीज अर्लियर, तो वो कह रहे हैं उन्हीं की जो अर्लियर डायनेस्टी थी, उनके जो वंशज थे, जैसे प्रतिहारास हो गए, तो प्रतिहारास ने अरब इन्वेजन्स को सिंध के अंदर रोका था, ठीक है। सो द राजपूत्स वर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, तो राजपूत हमेशा दिखते रहे हैं हमको कि क्या जब भी कोई इन्वेडिंग पावर आती है तो उसके साथ लड़ाई करते हुए। दे हैड रीबिल्ड देयर किंगडम्स आफ्टर द खिलजीज कॉन्क्वेस्ट, तो जब उन खिलजी ने उनके वहाँ पे कॉन्कर कर लिया था, तो उसके बाद जब सब तबाही हो गई थी, उनके बाद उन्होंने अपना किंगडम को रीबिल्ड किया, दोबारा से बनाया, तब दो क्लैंस इमर्ज हुए, क्लैंस मतलब दो ग्रुप्स इमर्ज हुए, एक आपके मारवाड़ीज आए और एक आपके मेवाड़ आया, ठीक है। तो दो क्लैंस जो इमर्ज हुए इसमें मेवाड़ और मारवाड़ रीजन्स। इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ द हेरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे, तो उन लोगों ने जो मेवाड़ थे और मारवाड़ीज थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए थे और बहुत मोटिवेटिंग काम किए थे, आज भी उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम सुनते हैं, इन पर्टिकुलर थ्रू पॉपुलर बैलेड्स। पॉपुलर बैलेड्स का मतलब जो वहाँ पे लोक कथाएं चलती रहती हैं। Among the valorous ruler those clans produced, we met राणा कुंभा earlier, तो उन्हीं में से जो दो क्लैन बने थे ना, मेवाड़ और आपका मारवाड़, इन दोनों क्लैंस में से ही एक हमारे राजपूत के रूलर आए राणा कुंभा, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम ये पिक्चर देखते हैं, एन आर्टिस्टिक इंप्रेशन ऑफ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फ्रॉम उदयपुर पैलेस, तो उदयपुर पैलेस से इस तरीके से हल्दी घाटी, जो आपका वहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, वो उसका सीन देखो। तो ये हम हल्दी घाटी की लड़ाई अभी पढ़ने वाले हैं आगे। अब राणा सांगा इन अर्लियर 16th सेंचुरी यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस हु वन मैनी बैटल अगेंस्ट द सुल्तान, अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खनवा। तो राणा सांगा ने जितने भी जो अलग अलग क्लैंस, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे ना राजपूत के, उन सबको यूनिफाइड किया, उन सबको जोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी अगेंस्ट द सुल्तान, सुल्तान के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन जब उनका युद्ध हुआ लास्ट में बाबर के साथ, तो उसमें वो हार गए। तो किस में हारे थे वो? बाबर के साथ बैटल ऑफ खनवा के अंदर वो हार चुके थे। Although he inherited a wounded kingdom from his predecessors, Mewar ruler Rana Pratap refused to accept the Mughal suzerainty and became the face of Rajput resistance. महाराणा प्रताप आ गए। अब महाराणा प्रताप जब इस टाइम पे आए थे मेवाड़ के अंदर, उस टाइम पे वो किंगडम जो था वो बहुत दुखी था, वुंडेड था, मतलब अभी वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी रिसेंटली, वहाँ पे इतना बैटल्स वॉर्स हुई थी, तो उसकी वजह से सब लोग वहाँ पे बहुत परेशान थे। तो उस वुंडेड किंगडम में जा गए वो आपके महाराणा प्रताप, उसको उन्होंने लीड किया, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है सब लोग परेशान हैं तो मैं सुल्तान्स का जो है कहना मान लेता हूँ। उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने मुगल एम्परर्स की बातें नहीं मानी, उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। तो अब राजपूत की रेजिस्टेंस का फेस कौन बना? महाराणा प्रताप। अब उनके लीडरशिप में बाकी सारे काम होंगे। अ कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस एट द हल्दी घाटी पास इन द अरावलीज इन 1576। कन्फ्रंटेशन मतलब अब उनकी लड़ाई शुरू हो गई आपके मुगल के साथ। हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी कहाँ पे हुई थी? अरावलीज के पास इन 1576। मुगल्स और आपके महाराणा प्रताप की कन्फ्रंटेशन हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। And although the Mughal army had the upper hand, Maharana Pratap escaped and pursued for years guerrilla warfare against the Mughals from the Aravalli hills, living in harsh conditions but firm on his independence. अब क्या हुआ कि मुगल आर्मी तो बहुत बड़ी आर्मी थी, महाराणा प्रताप की आर्मी उतनी बड़ी नहीं थी, तो मुगल्स का ही अपर हैंड था, वही जीत रहे थे। लेकिन महाराणा प्रताप वहाँ से एस्केप हो गए और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया। गुरिल्ला मतलब छुप के वॉर किया। वहाँ पे ये स्पेशल ग्रुप होता था जो कि छुप के, जिनको हिल्स और वहाँ के फॉरेस्ट वगैरह की सारी जानकारी होती थी, वो वहाँ पे छुप जाते थे और वहाँ से छुप छुप के अटैक करते थे। ठीक है, तो बहुत टाइम तक उन हार्श कंडीशंस के अंदर महाराणा प्रताप छुपे रहे और वो अटैक करते रहे। लेकिन उन्होंने अपनी ये नहीं बोला कि मैं कैप्चर होऊंगा या फिर मैं तुम्हारा बंदी बनूंगा। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करी। तो गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि जब बहुत बड़ी आर्मी होती है तो उसके अगेंस्ट जब छोटी आर्मी लड़ तो सकती नहीं, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं और वो हाइड कर जाते हैं फॉरेस्ट में, हिल्स में, कहीं भी, और फिर वो सडनली अटैक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सके। ठीक है, एकदम सडनली और चुपके से अटैक करते हैं। तो इस तरीके से वो हार्श कंडीशन में महाराणा प्रताप रहे वहाँ से भागकर, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम तक उनको अटैक करते रहे और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो डटे रहे।
It is noteworthy that Maharana Pratap received strong support from the Bhils, who not only joined his troops as archers but also contributed their knowledge of the terrain. अब जो भील्स थे वहाँ पे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा महाराणा प्रताप का साथ दिया उस टाइम पे। कैसे? एक तो वो तीरंदाज के रूप में उनके साथ आए, आर्चर्स मतलब जो तीर कमान चलाते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने उनकी हेल्प करी। दूसरा, वो टेरेन के बारे में उनको वहाँ की पूरी नॉलेज थी कि कहाँ पे नदियाँ, फॉरेस्ट, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ पे वो छुप सकते हैं, कहाँ गुफाएं हैं, कहाँ से वो छुप के अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज भील्स ने, क्योंकि वो तो वहीं के ट्राइबल पीपल हैं, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो उनको वहाँ की सारी नॉलेज थी। तो उन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत मदद करी थी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। So their service on other occasion earned them a respected place in the मेवाड़ military tradition as the मेवाड़ emblem shows. तो उन्होंने मेवाड़, जो मेवाड़ की वो मिलिट्री फोर्सेस थी उसके अंदर उनको बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन दी थी महाराणा प्रताप ने। कि देखो उनके एम्बलम में भी भील्स की पिक्चर दिखाई हुई है। आपको व्हाइट कलर में जो दिख रहा है एक आदमी, वो भील है, और ये आपका मेवाड़ का एम्बलम है। साइड पे आपको जो दूसरे हैं वो सोल्जर हैं आपके मेवाड़ के ही, ठीक है। तो भील वॉरियर है आपका लेफ्ट में। तो इस तरीके से उन्हें एम्बलम में भी इंक्लूड किया गया था, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट शो की थी। While some Rajput states eventually allied with the Mughals through diplomacy and marriage alliances, some, especially Mewar, did not accept the Mughal dominance. तो कुछ राजपूत स्टेट्स जो थे वो मुगल के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था, चाहे वो डिप्लोमेसी से किया हो या फिर वो शादी करके उसके साथ वहाँ की प्रिंसेस को शादी कर लिया, जैसे भी कर लिया। इस तरीके के अलायंसेस से कुछ राजपूत स्टेट्स जो थे वो मुगल्स के साथ अलाइड हो गए, उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। बट सम, स्पेशली मेवाड़, डज नॉट एक्सेप्ट द मुगल डोमिनेंस। जो मेवाड़ के थे राजा, उन्होंने कहा नहीं, जो मेवाड़ था, हम तुम्हारे साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे अगेंस्ट ही खड़े रहेंगे। During Aurangzeb region, several Rajput nobles rebelled, including Durgadas Rathore of मारवाड़, who fought to protect the independence of जोधपुर। तो औरंगजेब के टाइम पर भी जो मारवाड़ के राजा थे, कौन थे? आपके दुर्गादास। उन्होंने भी आपके मारवाड़ को इंडिपेंडेंट रखा था, वो उन्होंने भी मुगल की डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं की थी। मुगल अथॉरिटी थस रिमेन लिमिटेड इन राजस्थान। इसीलिए राजस्थान में मुगल अपना एम्पायर ज़्यादा फैला नहीं सका। क्यों? क्योंकि वहाँ के मारवाड़ और मेवाड़्स ने उनकी डोमिनेंस एक्सेप्ट ही नहीं की। उन्होंने कहा हम आपके अधीन नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो वो आखिरी दम तक लड़ते रहे थे। अब हम पढ़ेंगे द अहोम्स के बारे में। इन द 13th सेंचुरी द अहोम एथनिक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्र वैली एंड फॉर्म द अहोम किंगडम देयर। तो 13th सेंचुरी में क्या हुआ था? अहोम का जो ग्रुप था वो माइग्रेट हुआ, जो आज की डेट में म्यांमार है वो ब्रह्मपुत्र में माइग्रेट हो गया था वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने ब्लू कलर से जो मार्क करके दिखाया है स्किन शेड का एरिया, ये अहोम्स का एरिया है। ऑल्दो ये बहुत छोटा है, बट ये इनकी जो आर्मी थी वो बहुत पावरफुल थी और ये बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। During both the Sultanate and the Mughal period, the Ahom rule offered stiff resistance to attempt an expansion to the northeast. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अहोम्स ने अपना किंगडम बनाया हुआ था। तो जो मुगल्स थे और आपके सुल्तान थे वो यहाँ अहोम तक रीजन तक कोई नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, इनकी मिलिट्री पावर्स इतनी अच्छी थी कि इन्होंने उनको रेजिस्टेंस, टफ रेजिस्टेंस दी, उनको अच्छे से स्टॉप किया उनकी आर्मी को, और अपने यहाँ पे इन्वेजन होने नहीं दिया। Their unique pact system called on every able-bodied man to provide service to the state through labor or military duty in exchange of land right। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया था? क्या उनका एक पैक्ट सिस्टम था। पैक्ट सिस्टम क्या होता था? वो बोलते थे कि हम तुमको एक लैंड का टुकड़ा दे देंगे, उस लैंड पे आप फार्मिंग करो, कुछ भी करो, वो आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपके उसको पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको उसके बदले में लोगों को प्रोटेक्ट करना है, आपको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोगों को, और आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अपना लेबर वर्क दे दो, चाहे आप उनके लिए कुछ भी श्रम वाला जो भी कार्य है वो करो, और या फिर आप उनकी मिलिट्री ज्वाइन करो, लोगों को प्रोटेक्ट करो, ये आपको काम करने हैं। तो अगर आप इस काम को रोक देंगे तो आपका लैंड के जो अधिकार है वो भी छिन जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए। लैंड तो सबको चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो काफ़ी उनको इतनी बड़ी आर्मी मिल गई, और उनको कोई परमानेंट आर्मी मेंटेन भी नहीं करनी पड़ी, हर आर्मी प्रोटेक्शन कर रहा है, समझ रहे ना। तो ये पैक्ट सिस्टम की वजह से उनको बहुत सारी आर्मी मिल गई थी। तो एक बार देखते हैं व्हाट वाज पैक्ट सिस्टम। तो पैक्ट सिस्टम वाज मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम वेयर एवरी अडल्ट मेल called pack was registered with the state and required to offer military or public service for a fixed period every year। तो उनको इसके बदले में लैंड दी जाती थी और कहा जाता था तुम इस लैंड पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सर्विस देनी पड़ेगी, चाहे तुम लेबरर की तरह काम करो या फिर तुम मिलिट्री में काम करो। तो ये आपका पैक्ट सिस्टम था। अब इस सिस्टम से क्या हुआ? दिस अलाउड द रूलर्स टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग फोर्स विदाउट परमानेंट आर्मी। तो जब उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होता था, बिल्डिंग्स या कोई मॉन्यूमेंट बनवाना होता था, तो यहाँ पे उनको फ्री की लेबर मिल जाती थी, और दूसरा उनको कोई परमानेंट आर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब आर्मी मैन ही थे एक तरीके के।
Over time, the Ahoms assimilated the local culture, promoted agriculture, encouraged diverse faith and contribute to the rich tradition of the Assam. तो धीरे धीरे अहोम्स ने अपना सब कुछ कल्चर, अपना एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली. उनके डाइवर्स अलग अलग टाइप के उनके फेथ्स थे एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशन ऑफ द असम. तो असम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया उस टाइम पे और कोई भी उसको इन्वेड नहीं कर पाया था. ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर वाले क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे. नाउ इन द 17th century व्हेन औरंगजेब सेंट मुगल फोर्सेस briefly capturing the Ahom capital Gargaon, the Ahoms used their knowledge of the terrain. अब क्या हुआ, 17th century में औरंगजेब को सूझा कि चलो मुगल फोर्सेस भेजते हैं और जाके वहाँ पे इन्वेड करते हैं. तो औरंगजेब ने अपनी फोर्सेस को भेजा ताकि वो अहोम के कैपिटल गढ़गांव को कैप्चर कर सके. लेकिन तब अहोम्स ने क्या किया, अपनी नॉलेज को यूज़ किया, क्योंकि वो तो वहाँ उस एरिया में बहुत टाइम से रहते थे, तो उनका टेरेन उनको मालूम था, कहाँ पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, कहाँ पे वो छुप के अटैक कर सकते हैं. तो उन्होंने भी वही गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाई और वहाँ से छुप छुप के उन्होंने झाड़ियों से उनको अटैक किया. Knowledge of the terrain, dense forest, hills and rivers, and persistent guerrilla tactics to repulse the attack. Although the latter had more men and larger fleet of river boats. तो वो कह रहे हैं लेटर मतलब जो मुगल फोर्सेस थी ना, उनमें उनको पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस थी, उनके पास बोट्स भी बहुत ज़्यादा थी और लोग भी बहुत ज़्यादा थे. Notably, in the Battle of Sarai Ghat, fought on the Brahmaputra river near present-day Guwahati, the Ahom military commander Lachit Borphukan and his 10,000 men defeated the Mughal forces. तो अब ये यहाँ पर कौन सी फाइट हुई थी, जब औरंगजेब ने मुगल फोर्सेस को भेजा था अहोम की कैपिटल गढ़गांव को, आपके गढ़गांव को कैप्चर करने के लिए. तो उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सराय घाट और वो कहाँ पर हुई थी, ब्रह्मपुत्र रिवर में हुई थी 1671 में. और आज की डेट में जिस एरिया को बोला जाता है गुवाहाटी, तो उस टाइम पे वहाँ पे लड़ाई हुई थी. तो जो अहोम का मिलिट्री कमांडर था लचित बोरफुकन, उसके पास और उसके 10,000 लोगों ने मिलकर मुगल फोर्सेस को हरा दिया था. तो ये आपकी हो गई बैटल ऑफ सराय घाट के बारे में. तो उन्होंने कितने सोल्जर्स डिफीट किए थे, 30,000. मुगल फोर्सेस के कितने सोल्जर्स थे, 30,000, और आपके अहोम के थे केवल 10,000. फिर भी उन्होंने डिफीट कर दिया था. अल्टीमेटली द अहोम वर एबल टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस. तो अहोम उनके कब्जे में आए ही नहीं. चलो, नाउ डोंट मिस आउट. राम सिंह, द जर्नल ऑफ द मुगल आर्मी, प्रेज द अहोम वॉरियर्स इन दिस टर्म्स. Every Assamese soldier is expert in rowing boats, in shooting arrows, in digging trenches, and in wielding guns and cannons. I have not seen such specimens of versatility in any other part of India. तो खुद राम सिंह जो जनरल थे मुगल आर्मी के, उन्होंने अहोम्स की तारीफ़ की थी. क्यों? क्योंकि वो जो अहोम्स थे ना, वो बहुत टैलेंटेड लोग थे. उनको मतलब हर इंसान को, जो वहाँ पे सब सोल्जर्स थे, ऐसा नहीं कि कुछ सोल्जर जो है वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो कुछ किसी और में. वहाँ पे हर एक सोल्जर को बोट चलानी आती थी, एरो शूट करने आते थे, गड्ढे खोदने आते थे, गन्स या कैनन्स में कुछ खराबी हो गई तो उनको ठीक करना आता था. तो जो राम सिंह थे, जो मुगल आर्मी के जनरल थे, उन्होंने कहा मैंने ऐसी इतनी टैलेंटेड, इतनी वर्सेटाइल आर्मी कहीं भी इंडिया में नहीं देखी मैंने. चलो, अब ये लेट्स एक्सप्लोर का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. अब ये देखो, ये एक प्लाक है कमेमोरेटिंग द बैटल ऑफ सराय घाट. तो इसके ऊपर आपके अहोम्स हैं जो कि बोट के ऊपर चढ़े हुए हैं, है ना, दिख रहे हैं ना, अहोम बोट इन द फोरग्राउंड. और यहाँ पर स्टैचूज डिपिक्टिंग द अहोम वॉरियर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सराय घाट. तो अहोम के वॉरियर्स हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सराय घाट. तो अब आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, नाम बैटल्स के. अब हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ सिख हमारे पंजाबी लोग जो हैं, सरदार. In 15th century Punjab, Guru Nanak spread the message of equality, compassion and oneness of the God, एक ओंकार. तो आपको पता है 15th century में क्या हुआ, गुरु नानक जी जो थे आपके फर्स्ट गुरु रहे हैं सिख के. तो उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया था इक्वालिटी का, कंपैशन का, दया होनी चाहिए सबके लिए, सब सारे लोग जो है वो इक्वल हैं और केवल भगवान एक ही है. कौन सा है? एक ओंकार. His followers came to be known as Sikhs. तो जो भी गुरु नानक को फॉलो करते थे उनको सिख कहा जाता था. Although Sikhism began purely as a spiritual movement, the later Sikh gurus had to respond to the growing intolerance and persecution under some of the Mughal rulers. अब जो सिख्स आए थे ना, जो सिख का प्रचार हो रहा था, वो केवल स्पिरिचुअलिटी के लिए हो रहा था. उनको कुछ पावर, सत्ता, ऐसा उनको कुछ नहीं चाहिए था. लेकिन हुआ क्या, जो मुगल एम्परर से वो उनको लगातार टॉर्चर करते रहे, उन्हें परेशान करते रहे कि आप अपना धर्म छोड़ो, आप इस्लाम कबूल करो या ऐसी कोई भी चीज़ें करो. तो जब उनका इतना इंटॉलरेंस, जब उनको इंटॉलरेंस हो गई, ये सब चीज़ें इंटॉलरेंट हो गई,
सिख जो थे उन्होंने कहा अब हम अपने जो लोग आएंगे उनको भी हम मिलिट्री की ट्रेनिंग प्रॉपर देंगे ताकि ये मुगल्स के अगेंस्ट हम लड़ाई कर सकें, क्योंकि वो बिना बात के उनको परेशान कर रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने भी अपनी आर्मी बना ली। व्हेन एम्परर जहांगीर फाउंड आउट दैट गुरु अर्जन हैज सपोर्टेड हिज रिबेलियस सन, ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर टू डेथ। तो जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जन है, उन्होंने, अब क्या हुआ था, जो जहांगीर था ना उसका बेटा ही था, उसके अगेंस्ट हो गया था। तो जब जहांगीर को पता लगा कि जो गुरु अर्जन है वो उसके बेटे का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु अर्जन को डेथ मतलब मरवा दिया था। इतना टॉर्चर किया था कि वो बेचारे मर गए थे। दिस प्रॉम्प्टेड गुरु अर्जन सन एंड सक्सेसर गुरु हरगोबिंद टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग एंड फॉर्म अ सिख आर्मी विच फॉट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। तो उसके बाद जब उनको ये सब चीज़ें दिखाई देती कि ये तो टॉर्चर करे ही जा रहे हैं, तो गुरु अर्जन के जो सन थे, जो उनके बेटे हुए गुरु हरगोबिंद सिंह, उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी, सिख की आर्मी बनाई जो कि मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई कर सके। चलो ना, डोंट मिस आउट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर पंजाब रेफर टू द वास्ट रीजन नाउ स्प्लिट अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पंजाब जो था वो डिवाइड हो चुका है अब इंडिया और पाकिस्तान में। द सिख सेक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, हाइम्स वर एडेड लेटर ऑन। तो अब हुआ क्या, जो गुरु ग्रंथ साहिब थी उसको सबसे पहले कंपाइल किसने किया, गुरु अर्जन ने किया, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर की जो बाकी बातें थी उसके अंदर ऐड कर दी गई। इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज वन गॉड फॉर ऑल। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब हमको क्या सिखाती है कि केवल एक ही भगवान है, एक ओंकार, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया द अर्थ एज अ होम फॉर धर्मा। उन्होंने कहा कि अर्थ पे जाओ, धरती पे जाओ और उसको अपना घर समझो, उसको अपना धर्म समझो। and enjoin Sikh to practice truthfulness, compassion, humility and self control among other values। तो उन्होंने सिख को यही सिखाया कि आपको हमेशा ट्रूथफुल रहना है, सच बोलना है, दूसरों के लिए आपके मन में दया होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कि कोई भी आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एन एग्जाम्पल, ट्रूथ इज हाई बट हायर स्टिल इज ट्रूथफुल लिविंग। तो वो बोलते हैं सच तो बोलना ही चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ जीना और भी अच्छा जीवन होता है। तो आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और सच्चाई के साथ ही जीना चाहिए। तो ये उनकी टीचिंग्स में इंक्लूड करते थे। In 1675, a group of Kashmiri Pandit approached Guru Tegh Bahadur seeking protection from religious persecution। अब हुआ क्या, 1675 में कश्मीरी पंडित आए और वो गुरु तेग बहादुर के पास गए। उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमें ये मुगल एम्परर जो हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, आप हमें उनके कहर से बचाइए। द गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम एंड कोर्ट मार्टिरडम अरेस्टेड। अब हुआ क्या, गुरु तेग बहादुर ने कहा ठीक है मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, ऐसे कैसे, वो आपको अपना रिलीजन फॉलो करने नहीं दे रहे, मैं खड़ा रहूँगा। तो उनको वो अरेस्ट कर लिया। औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बोला कि अब आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। Despite torture and despite witnessing two of his disciples being tortured to death, the Guru refused. On Aurangzeb's order, he was publicly beheaded in Chandni Chowk, Delhi। अब गुरु तेग बहादुर ने आखिरी सांस तक कहा कि मैं तुम्हारा धर्म नहीं अपनाने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर दो। तो गुरु तेग बहादुर के सामने ही उनके 2 शिष्यों को उन्होंने डेथ तक टॉर्चर किया। उनको भी उन्होंने रिलीजन चेंज करने के लिए बोला और उसके बाद उनको मार दिया। तब भी गुरु तेग बहादुर बिल्कुल अपनी जगह से डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे रिलीजन चेंज करना ही नहीं है, मैं तो सिख हूँ, सिख ही मरूंगा। तो उन्होंने क्या किया था, चांदनी चौक में ले जाकर गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया था। इन रिस्पॉन्स हिज सन गुरु गोविंद सिंह, द 10th एंड द लास्ट गुरु, एस्टैब्लिश द खालसा। अब जो उनके बेटे थे गुरु तेग बहादुर के, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, वो लास्ट गुरु थे, 10th गुरु थे, उन्होंने खालसा बनाया। ठीक है ना, खालसा क्या है, उनकी सिख की कम्युनिटी थी जो कि अपने लॉज को प्रोटेक्ट करते थे, अपने रिलीजन के लिए खड़े होते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो खालसा कौन थे, अ मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिफेंस ऑफ द फेथ विच फ्रिक्वेंटली क्लैश्ड विद मुगल फोर्सेज एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ। तो जब भी मुगल फोर्सेस के साथ कोई भी लड़ाई वगैरह होती थी तो खालसा ही सबसे पहले जाते थे और वो वहाँ पे मुगल फोर्सेस को लड़ते थे उनके साथ। ठीक है, क्लैश होते थे उनके। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, घोड़े पर बैठे हैं और उनके पास एक ये बर्ड भी है और ये इस तरीके से उनकी पिक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ पे देख लो आप एक बार कौन कौन से गुरु कब आए, ये पूरे 10 गुरु की लिस्ट है। ठीक है, पहले गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराज, गुरु हरकृष्ण। तो ये सारे के सारे गुरु इसी उसमें आए। चलो ना, डोंट मिस आउट।
डू यू नो वट द गुरुद्वारा सीसगंज साहिब इन चांदनी चौक द फेमस शॉपिंग एरिया इन दिल्ली सिग्निफाइज? तो वो कह रहे हैं कि जो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? इन सिखिज्म अ गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. This one marks the site where Guru Tegh Bahadur, the ninth Sikh Guru, was beheaded by Aurangzeb in 1675. तो इस गुरुद्वारे की सबसे वो बात क्या है, अच्छी बात या फिर आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये इसलिए बनाया गया है, किसकी, उनकी याद में बनाया गया है, गुरु तेग बहादुर जी की, जिनको चांदनी चौक में उनका सर कटवा दिया था औरंगजेब ने. दिस हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑनर्ड बाय द सिख रेजिमेंट व्हेन which has saluted it before the president in the Republic Day parade each year since 1979. तो 1979 से जब भी रिपब्लिक डे की परेड होती है तो वहाँ पे जो सिख रेजिमेंट होता है वो इस गुरुद्वारे को सैल्यूट करता है, उसको रिस्पेक्ट शो करता है. इट स्टैंड्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेथ एंड सेक्रीफाइस इन इंडियन हिस्ट्री. तो ये बहुत पावरफुल सिंबल है किसका? अपने विश्वास का और अपने बलिदान का. ठीक है, चलो भाई थिंक अबाउट इट, हम बाद में थिंक करेंगे. अब हम पढ़ते हैं एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन स्पेशली अंडर द ऑनस्लॉट्स ऑफ द मराठास. वो कह रहे हैं मुगल एम्पायर जो है वो बाद में डिक्लाइन करने लग गया था. क्यों? ऑनस्लॉट मतलब क्या होता है? वॉयलेंट अटैक्स. ठीक है, बार बार उन्होंने अटैक किया मराठास ने, उसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लग गया. सेवरल सिख कॉन्फिडरेसीज इमर्ज इन द पंजाब रीजन. तो कॉन्फिडरेसीज क्या होते हैं बच्चे? तो ग्रुप ऐसे बन जाते हैं अलग अलग, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं. उनका एक ही कॉमन गोल होता है. तो इस तरीके के अलग अलग सिख के ग्रुप बन गए पंजाब में. दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड थ्रू द एफर्ट ऑफ महाराणा रंजीत सिंह एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी. तो महाराजा रंजीत सिंह ने इन सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको यूनिफाइड कर दिया. उन्होंने कहा एकता में ही बल होता है, तो उन्होंने सबको मिला दिया, एक ग्रुप बड़ा बना दिया. रंजीत सिंह मिलिट्री एक्यूमेन, डिप्लोमेटिक स्किल एंड रिलीजियस टॉलरेंस अलाउड हिम टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड. तो वो कह रहे हैं जो महाराणा रंजीत सिंह थे वो बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी थे और उनका मिलिट्री का जो वो था, उनकी नज़र बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो डिप्लोमेटिक थे वो और उनका रिलीजियस टॉलरेंस भी था. तो उस सब चीज़ों की वजह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिख एम्पायर बनाया विच स्पैन मच ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कश्मीर. जो कहाँ तक फैला हुआ था? नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था और कश्मीर के भी कुछ पार्ट्स में था. टिल द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी दिस एम्पायर रेजिस्टेड बोथ मुगल रेमिनेंट्स एंड लेटर ब्रिटिश एक्सपेंशन. तो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी तक ये एम्पायर जो बना आपका सिख एम्पायर, उसने अच्छे से रेजिस्ट किया. किसको? मुगल रेमिनेंट्स को. जो भी मुगल के थोड़े बहुत बच गए थे लोग, उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की तो उन्होंने पूरा रेजिस्ट किया. और दूसरा, जब उसके बाद ब्रिटिश एक्सपैंड करना चाहते थे उनको भी उन्होंने रेजिस्ट किया. चलो ये डायग्राम देखते हैं. दिस ग्राफिक सम्स अप द चीफ डायनेस्टीज इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर विद अ रफ इंडिकेशन ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन. तो ये कुछ रीजन्स हैं जो चैप्टर में आए हमारे, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, कौन कौन सी सल्तनत आई, कौन कौन सी डायनेस्टी आई. तो सबसे पहले आपका दिल्ली सुल्तान या मुगल एम्पायर जो था वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में दिल्ली रीजन में था. अहोम जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम में थे. ईस्टर्न गंगा किंगडम जो था ईस्टर्न इंडिया में था, उड़ीसा में. गजापति किंगडम जो था वो साउथ ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा एंड नदर्न आंध्र प्रदेश में था. होयसालास या विजयनगरी एम्पायर आपकी कहाँ पे थी? साउथ इंडिया में, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में. बहमनी सल्तनत कहाँ थी? डेक्कन रीजन में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में. राजपूत किधर थे आपके? वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान की तरफ थे. और सिख जो थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे, पंजाब में. ठीक है, तो उनकी लोकेशंस हो गई. आपको इससे पहले मैप भी है ना आपकी बुक के अंदर, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, सारे एरियाज हैं. तो बच्चों इसके साथ पार्ट 3 खत्म होता है. ये एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी बन गई है, ऑलरेडी 40 मिनट्स की. अदरवाइज मैं चैप्टर इसमें कंप्लीट करा देती. अभी चैप्टर और भी बचा हुआ है. ठीक है, 30 to 40 मिनट्स का और भी बचा है. बहुत लंबा चैप्टर था. तो चलो आप अपने साइंस की, हिंदी की वीडियोस ज़रूर देख लेना, सोशल साइंस की भी देख लेना, और आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.